हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पार्ट 2 है, जिसमें हम जम्मू एंड कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के जितने भी सब सेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है? देखिए, इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर और आता है एलाइड एक्टिविटीज यानी रिलेटेड एक्टिविटीज। और वो कौन कौन सी है? जैसे है हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एटसेट्रा। और ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है किसके लिए? सेकेंडरी सेक्टर के लिए। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब सेकेंडरी सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसमें होती है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें होती है कंस्ट्रक्शन, पावर जनरेशन इसमें होती है और बाकी भी चीजें इसमें होती हैं। ये सेक्टर क्या करता है? ये सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर से चीजें आती हैं एज रॉ मटेरियल, उनकी फॉर्म को चेंज करके उनकी वैल्यू एनहांस करता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो फैक्ट्रीज वगैरह लगी होती है ना, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही हिस्सा है। और उसके बाद जो है आता है टर्शियरी सेक्टर। ये होता है सर्विस सेक्टर। इस सेक्टर में क्या होता है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और ये सेक्टर जो है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को और प्राइमरी सेक्टर को फैसिलिटेट करता है, मतलब उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, उनका काम आसान बनाता है। जैसे सर्विस सेक्टर में आता है बैंकिंग, और जो बैंकिंग है वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को लोन देता है, वो फार्मर्स को लोन देता है। वैसे ही अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन, वो भी ऑब्वियसली एक सर्विस है, टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा है, तो वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट के काम आता है, इंडस्ट्रीज के काम आता है और फार्मर्स के भी काम आता है ट्रांसपोर्टेशन। वैसे ही टेलीकम्युनिकेशन, वैसे ही इंश्योरेंस। समझ आ रही है आपको? तो ये 3 सेक्टर हो गए। प्राइमरी जिसमें आता है एग्रीकल्चर और एलाइड, उसके बाद सेकेंडरी जिसमें इंडस्ट्रीज आती हैं, फैक्ट्रीज वगैरह वाला सेक्टर जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, और उसके बाद टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी बात करें तो इसका काम क्या है? इसका काम है चेंजिंग ऑफ फॉर्म ऑफ गुड्स टू एनहांस देयर वैल्यू। चीजों की जो मतलब रॉ मटेरियल वगैरह है उसकी शक्ल चेंज करके उसकी वैल्यू एनहांस करना। जैसे अगर हम सिल्क की बात करें, सिल्क आता है प्राइमरी सेक्टर से, है ना, सेरिकल्चर से। तो जब आपके पास सिल्क आया तो वो तो आया प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है, टेक्सटाइल बनाया जाता है, सिल्क टेक्सटाइल, है ना। तो उसने क्या किया? इंडस्ट्रियल सेक्टर ने क्या किया? इंडस्ट्रियल सेक्टर ने उस रॉ मटेरियल की शक्ल चेंज की और उसके बाद उसकी वैल्यू भी एनहांस हो गई। और ये काम करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को किसकी जरूरत होती है? कैपिटल की जरूरत होती है। कैपिटल मतलब जो बिजनेस को सेटअप करने में पैसा लगता है, मशीनरी खरीदने में पैसा लगता है, इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा लगता है, फर्नीचर खरीदने के पैसा लगता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। उसके बाद लेबर है, पावर, रॉ मटेरियल, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है कि बिजनेस माइंड होना चाहिए लोगों में। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन जो है उनमें फर्क है, लेकिन यहां पे वो आपका डोमेन नहीं है तो वहां पे हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। आप समझ लिए कि लोगों में बिजनेस माइंड होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस माइंड जब तक नहीं होगा तब तक आप कहां बिजनेसेस खोलोगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को सेटअप करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कैपिटल, लेबर, पावर, रॉ मटेरियल, एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा। जो आउटपुट होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, मतलब जिसको हम फिनिश्ड गुड बोलते हैं। जैसे क्या हुआ कि एक कंपनी में क्या किया? सिल्क लाया गया प्राइमरी सेक्टर से, फार्मर से सिल्क खरीदा गया और उस सिल्क को क्या किया गया? कपड़ा बनाया गया, है ना। तो वो कपड़ा जो है वो फिनिश्ड गुड है। तो उस फिनिश्ड गुड को आप 2 तरीकों के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप किसी और कंपनी को, किसी और बिजनेस को वो आप एज रॉ मटेरियल बेचोगे, या डायरेक्ट आप कंज्यूमर को बेचोगे ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके। यानी जो कपड़ा आपने बनाया, सिल्क टेक्सटाइल, वो आप किसी और बिजनेस को बेचोगे और वो उसका शॉल बनाएगा, वो उसकी शर्ट बनाएगा, पैंट बनाएगा, है ना। तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हुआ। या तो आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचो, तो कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर उसको जो भी करेगा वो कस्टमर की मर्जी है, तो वो कंज्यूम करेगा ना कस्टमर। तो इसका मतलब है फिनिश गुड जो है वो 2 तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। और जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना। जब तक कहीं पे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं है, आप देखिए कि वो जगह पिछड़ी हुई है। जैसे हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत कम है। तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले आप देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट कितनी है ना। तो जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे, मिनरल्स पे, पावर, कैपिटल, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजरियल स्किल्स। मतलब इन चीजों को, बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए स्किल्स भी होने चाहिए।
ठीक, उसके बाद और चीज़ें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री को अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे जनरल क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा बारिश कहीं पे होती है, बहुत ही कम बारिश कहीं पे होती है, उससे भी असर पड़ता है। ज़्यादा बारिश होती है तो आप वहाँ पे बिजनेस अवॉइड करोगे खोलना, फैक्ट्री अवॉइड करोगे खोलना, है ना। हम देखें तो वेदर भी ऐसा ही काम करता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इनर्शिया, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज बाकी स्टेट में बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में इंसेंटिव भी देते हैं, टैक्स में रिबेट देते हैं एटसेट्रा, लेकिन वो बिजनेसेस जो हैं वो आना ही नहीं चाहेंगे, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इनर्शिया। मतलब वो वहीं पे रहना चाहते हैं। वहाँ पे रहने की बहुत सी वजहें हो सकती है, फैमिलियरिटी हो सकती है, मतलब लोगों से जान पहचान, बाकी बिजनेसमैन से जान पहचान, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल इनर्शिया आता है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसी गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी वैसी ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होगी। तो अगर हम यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो जैसे हमें पता है, पिछली वीडियो में भी पढ़ा हमने कि यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज काफ़ी हैं, फॉरेस्ट भी काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मेटलिक रिसोर्सेज हैं वो कम मिलेंगे, और कम तो मिलेंगे लेकिन कुछ ऐसे मेटलिक रिसोर्स हैं जो यहाँ पे है ही नहीं, टोटली बहुत ही ज़्यादा कम है, या कुछ ऐसे भी हैं जो है ही नहीं। जैसे आयरन ओर की हम बात करें, कॉपर की बात करें, गुड क्वालिटी कोल तो है लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जैसे कालाकोट में काफ़ी कोल है लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं है। उसके बाद पेट्रोलियम नहीं है यहाँ पे, नेचुरल गैस नहीं है यहाँ पे। तो इनकी वजह से यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, और इसके अलावा भी बहुत सी वजहें हैं, जैसे यहाँ का टेरेन है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बहुत ज़्यादा कमी है। उसकी वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहां पे खोलना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसकी वजह से एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी पे। और जो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी का लैंडस्केप जो है, जो इसका इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, वो डोमिनेटेड बाय माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं MSMEs। तो जो MSMEs हैं उनमें कौन कौन से बिजनेस हैं, हमें जैसे पता है कि कारपेट मेकिंग है, सिल्क टेक्सटाइल है, शॉल्स है, रफल है, वुड वर्किंग है, हैंडीक्राफ्ट है, और अगर रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे लेदर इंडस्ट्री, ऑयल क्रशिंग, पॉटरी वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगी। MSME जो है वो जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसका जो GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें लगभग 8% की जो है वो कंट्रीब्यूशन करती है। GSDP क्या है? GSDP को आप पिछली वीडियो में मैंने अच्छी तरह बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? उनको जो MSMEs हैं वो ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती हैं। और अगर हम ओवरऑल सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो GTP में, मतलब GSDP ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इसका लगभग 25% का कंट्रीब्यूशन होता है। ऑब्वियसली 25% एक एवरेज है, कभी 26, कभी 27, कभी 24 ऐसे भी हो सकता है, फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली आती है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आप ये कंटेंट PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करके आज तक जितनी भी हमने वीडियोज़ बनाई हैं और जितनी भी आगे एग्जाम तक बनाएंगे उन सारी वीडियोज़ का कंटेंट आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स अब हम देखेंगे, लेकिन ये जो डेटा है ये मैंने लिया है इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का 2018-2019 में, उसका डेटा लिया हुआ है, क्योंकि 2019 के बाद यहाँ पे कोई इकोनॉमिक सर्वे नहीं हुआ है, ना ही कोई इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स का जो डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का उसकी कोई एनुअल रिपोर्ट आई है। तो ये डेटा बेशक 2 साल पुराना है लेकिन स्टिल रेलेवेंट है। ठीक है, तो आप देखिए कि नंबर ऑफ SSI यूनिट्स कितने हैं जम्मू एंड कश्मीर में। SSI यूनिट्स कौन से होते हैं? हमने पीछे क्या पढ़ा? MSMEs, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उनमें से जो माइक्रो और स्मॉल है ना, उनको मिला के बोला जाता है SSI यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो SSI यूनिट्स हैं ये कितने हैं जम्मू एंड कश्मीर में? ये लगभग है 33,845। और ये कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं? 2 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं।
उसके बाद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये कौन से इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं? ये वो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनको खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड जो होता है वो इनको फाइनेंस करता है, पैसा देता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ठीक है, छोटा सा कोई यूनिट खोलने के लिए। तो वैसे ही बहुत से यूनिट्स हैं यहाँ पे, वो कितने हैं टोटल? वो है 2867 के आसपास। और ये कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं? 16,000 से ज्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं। उसके बाद आप देखिए यहां पे आता है लार्ज एंड मीडियम यूनिट्स। जो एमएसएमईज का मीडियम यूनिट था वो यहां पे आ गया है ना, माइक्रो और स्मॉल तो आ गया एसएसआई में, ठीक है। तो ये कितने हैं? ये हैं 103। यहां पे आप देखिए कि मीडियम यूनिट्स हैं, उनका शेयर इन 103 में ज्यादा है, लार्ज कम है, मीडियम ज्यादा है। तो आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एमएसएमई का सेक्टर है इसका कितना दबदबा है। और ये जो लार्ज एंड मीडियम यूनिट्स हैं कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं? 24,000 लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल एस्टेट मतलब इंडस्ट्रियल एस्टेट वो कोई एरिया होता है, जियोग्राफिकल एरिया होता है जहां पे बहुत सी फैक्ट्रीज इकट्ठे मिलकर काम करती है, मतलब बहुत सी फैक्ट्रीज बिजनेसेस वहां पे होते हैं। वो एरिया उसी के लिए बनाया जाता है ताकि वहां पे बिजनेसेस काम करें। वहां पे वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, सब कुछ वैसा ही होता है। जैसे अगर हम जम्मू की बात करें, वहां पे एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है बड़ी ब्रह्मना में, है ना। तो टोटल कितने हैं जम्मू एंड कश्मीर में? 53। और जो जम्मू एंड कश्मीर का इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको कौन मैनेज करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसमें अपना योगदान देती हैं? वो हैं डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर भी और जम्मू भी। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये है सिडको। और उसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये है साइकॉप। सिडको और साइकॉप के बारे में थोड़ा सा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जेके इंडस्ट्रीज, जेके मिनरल्स और एक जेके सीमेंट्स लिमिटेड भी हुआ करता था जो शायद 2021 या 2020 में बंद हो गया, रिसेंटली बंद हो गया है। उसकी वजह क्या है कि 5-6 सालों से वो टोटल लॉस में ही जा रहा था। लेकिन ये बहुत एक अफसोस की बात है क्योंकि एक ही गवर्नमेंट सीमेंट प्रोड्यूसर था जम्मू एंड कश्मीर में और अच्छा सीमेंट वो प्रोड्यूस करते थे। उसकी जो फैक्ट्री थी वो थी क्रू पुलवामा में, है ना, तो वो भी बंद हो गया है। उसके बाद आया ईडीआई और खादी विलेज और इंडस्ट्रियल बोर्ड, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और पहला सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या है? हैंडी का ऑब्वियसली हाथ और क्राफ्ट का मतलब होता है कोई आर्टिस्टिक, कोई खूबसूरत चीज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो। तो हैंडीक्राफ्ट का मतलब वो कोई आर्ट, वो कोई खूबसूरत सी चीज जो हाथ से बनाई जाए और उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, जैसे पेपर माशी, कारपेट, फुलकारी, बसोली पेंटिंग्स वगैरह जो होती हैं। उसके बाद हैंडलूम की अगर हम बात करें तो लूम वो मशीनरी होती है जिससे धागे से कपड़ा बनाया जाता है। तो हैंडलूम वो हुआ जो हाथों से लूम चलाया जाए, मतलब वो मशीन, कपड़े बनाने वाली मशीन जो हाथों से चलाई जाए। तो ये दोनों काम जो हैं ये हाथों से किए जाते हैं, तो इनको बोला जाता है ये लेबर इंटेंसिव काम है। समझ आ रही है? ये लेबर इंटेंसिव हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। और हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। और हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जो है वो पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर की यूटी के है ना, उसके लिए बहुत सूटेबल काम है। क्यों? क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव काम है। जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, इनमें हाथों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इंसानों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। और जम्मू एंड कश्मीर में लेबर की कमी नहीं है, अगर उनको ट्रेन किया जाए तो वो इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो लेबर इंटेंसिव है, तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए अच्छा काम है। उसके बाद लेस कैपिटल इंटेंसिव, मतलब इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आपने इसमें क्या करना है, कोई बड़ी मशीनरी तो खरीदनी नहीं जिसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगी, कैपिटल लगेगी, कोई बड़ी बिल्डिंग तो बनानी नहीं है ना। तो उस हिसाब से भी ये अच्छा है। और ये लो एनर्जी कंज्यूमिंग काम है। एनर्जी का मतलब यहां पे इंसान की एनर्जी नहीं है, वो तो लगती है। एनर्जी का मतलब यहां पे पावर, यहां कोल से जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी। तो इसमें वो एनर्जी भी नहीं लगती क्योंकि इसमें आपने कोई मशीनरी नहीं चलानी है। अगर लूम चलाना है वो भी हाथ से चलाना है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं इसमें ज्यादा लगती है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए काफी सूटेबल काम है और इसमें काफी ज्यादा स्कोप है। बेशक ये अभी भी एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट करती है, लेकिन अगर इसको और उभारा जाए और इसमें ज्यादा गवर्नमेंट की इंटरेस्ट हो तो इससे बहुत ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट की जा सकती है।
ये जो ट्विन सेक्टर है, ट्विन सेक्टर कौन कौन सा? हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली मतलब जो खुद बनाता है हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम, कपड़ा बनाता है। और इनडायरेक्टली कौन? जो जिनको फिर वो बेचते हैं, वो फिर आगे बेचते हैं या वगैरह, जो उस छोटे से बिजनेस जो है उसमें कोई और काम करता है। तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से। किन किन को? आर्टिसन, आर्टिसन मतलब जो हैंडीक्राफ्ट बनाता है। वीवर मतलब जो हैंडलूम का इस्तेमाल करके कपड़ा बनाता है। और एंसिलरी वर्कर्स, जो इनके आसपास जो काम करने वाले होते हैं, जिन्होंने इनको अपने साथ काम के लिए लगाया होता है, या बाकी जो बेचने वाले होते हैं, उनको बोला जाता है एंसिलरी वर्कर्स, जो हेल्पिंग वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये जो है ये काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और जो लोग जो इसमें ज्यादा काम करते हैं वो कहां से होते हैं? वो ज्यादा बैकवर्ड कम्युनिटीज, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, उन्हीं के लोग यहां पे ज्यादा हैं। और ये रूरल और फार फ्लंग एरियाज में जो ये इंडस्ट्री है वो ज्यादा चलती है जम्मू एंड कश्मीर में। और हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट है और हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। किस किस के लिए? अट्रैक्टिव डिजाइन्स के लिए, फंक्शनल यूटिलिटी मतलब वो इस्तेमाल भी किए जाते हैं, सिर्फ सजाने के लिए नहीं है, और हाई क्वालिटी क्राफ्ट्समैनशिप। क्राफ्ट्समैनशिप मतलब जो इनमें काम है, जो आर्टिसंस हैं, जो वीवर हैं, वो काफी स्किल्ड लोग हैं। अगर हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की बात करें, कश्मीर में जो बनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? कारपेट्स, शॉल, वुड कार्विंग, चेन स्टिच, पेपर माशी, क्रेवल, नमदा, सोजनी, स्टेपल एम्ब्रॉयडरी एटसेट्रा। ऑब्वियसली इनमें से कुछ काम जम्मू में भी होते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो काम है वो कश्मीर में ही होते हैं, तभी इसको कश्मीर में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद अगर हम जम्मू की बात करें तो वहां पे कैलिको पेंटिंग होती है, जो कपड़े पे पेंटिंग की जाती है ना, चटक कलरों की पेंटिंग की जाती है, उसको बोलते हैं कैलिको पेंटिंग। चक्री वुड, लेथ कम लेकर, बैम्बू प्रोडक्ट्स, बसोली पेंटिंग, फुलकारी, व्हीट स्ट्रॉ, सोजनी एंड स्टेबल एम्ब्रॉयडरी, ये जो है ये ज्यादा काम जम्मू में होता है। सोजनी कश्मीर में भी काफी होता है। ठीक है, तो ये जो देखा हमने, ये देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से जो हैंडीक्राफ्ट के काम होते हैं और हैंडलूम के काम जो होते हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट है पश्मीना, रफल, सिल्क साड़ीज, कॉटन आइटम्स एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर हम देखें, हम अगर हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली जम्मू कश्मीर की जीएसडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है। अगर हम देखें कि जो लास्ट के पिछले 5-6 साल गए, उसमें जो एक्सपोर्ट रहा हैंडीक्राफ्ट्स का वो कितना रहा? वो 1000 से 1500 करोड़ के बीच में ही रहा। और अगर हम 2018-2019 की बात करें तो एक्सपोर्ट जो था हैंडीक्राफ्ट्स का जम्मू एंड कश्मीर से वो 917 करोड़ से ज्यादा रहा। और ये जो सेक्टर है ये एम्प्लॉयमेंट देता है 3.5 लाख आर्टिसंस को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। और अगर हम हैंडलूम की बात करें तो उसमें लगभग 40,000 वीवर्स और एलाइड वर्कर जो हैं वो काम करते हैं, अपना जो लाइवलीहुड है वो कमाते हैं। और अगर हम हैंडलूम के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 5 सालों में जो एक्सपोर्ट हुआ है, टोटल 5 सालों का, वो 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। और अगर हम 18-19 की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर से जो एक्सपोर्ट हुआ है हैंडलूम, वो कितना हुआ है? 200 करोड़ के आसपास। समझ आई? तो ये थी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। अब हम पढ़ेंगे जो हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम है, उनमें जो स्कीम्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनके बारे में। पहली जो स्कीम हम पढ़ने वाले हैं वो है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की, सिर्फ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम में नहीं है। और उस स्कीम का नाम है कारखानदार स्कीम। और कारखानदार स्कीम जो है वो 2021 में लॉन्च की गई। ये स्कीम जो है वो किस लिए लॉन्च की गई है, किस लिए बनाई गई है? ताकि फ्रेश इम्पेटस मिले, नए से शुरुआत मिले, एक प्रेरणा मिले। किनको? क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज को, जो जम्मू एंड कश्मीर की क्राफ्ट इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट, खासकर लैंग्विशिंग क्राफ्ट्स, मतलब खासकर उन क्राफ्ट्स को जो पीछे छूट गई हैं, जो वीक हो गई हैं, जिनमें ज़्यादा लोग अब हिस्सा लेते ही नहीं हैं, जिनमें इनकम भी बहुत कम हो गई है। तो ये स्कीम क्या करेगी? द स्कीम विल आइडेंटिफाई एंड इम्पार्ट स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग इन क्राफ्ट्स। मतलब क्या है? पहले तो क्राफ्ट्स पहचानना है कि किन में परेशानी है, और उसमें जो लोग हैं उनको स्किल अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग देना। मतलब जो उनके पास स्किल है उनको अपग्रेड करना, उनको नए से अच्छी तरह और अच्छी ट्रेनिंग देना। खासकर किन क्राफ्ट्स में? जिनमें ह्यूमन रिसोर्स क्रंच है, मतलब जिनमें कम लोग हिस्सा ले रहे हैं, कम लोग उन क्राफ्ट्स को एज बिजनेस इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर कौन कौन सी है? वॉलनट वुड कार्विंग, सिल्वर फिलिग्री, कारपेट, कैनिशॉल वीविंग, खत्म बंद, पेपर माशी। ठीक है, तो अगर हम इस क्राफ्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, उनकी बात करें तो इसका पहला एम क्या है? रिवाइविंग द लैंग्विशिंग क्राफ्ट्स, ये हमने पढ़ा। अपस्केलिंग द ट्रेनिंग टेक्निक्स ऑफ ट्रेनीज, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद है
improve the वेज अर्निंग ऑफ क्राफ्ट्समैन बाय लीडिंग देम इनटू कलेक्टिवाइजेशन। मतलब जो भी क्राफ्ट्समैन हैं, जो क्राफ्ट बनाते हैं, उनको कलेक्टिवाइज करना, मतलब उनको एक साथ जोड़ना, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना, उनको उनके कोऑपरेटिव्स बनाना, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें, अपने हकों के लिए लड़ सकें। उसकी वजह से उनकी वेज अर्निंग इंक्रीज होगी, उम्मीद है, क्योंकि उससे उनका बिजनेस भी बढ़ने के चांसेस हैं। उसके बाद क्रिएटिंग लिंकेज विद प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टू इनकलकेट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड एप्टीट्यूड टू द ट्रेनीज। और जो इस स्कीम के तहत ट्रेनीज होंगे, जो ट्रेनिंग ले रहे होंगे, उनको क्या करना, उनको जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनमें मतलब उनके साथ लिंक कराना। इंटर्नशिप हो सकती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकते हैं, ताकि उनमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आए, मतलब बिजनेस को चलाने के स्किल आए, वो एंटरप्रेन्योर बने। मैंने पहले भी कहा कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेस में डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक रिस्क टेकिंग होता है, जो वेंचर्स बनाता है, ठीक है, लेकिन आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। तो आप समझिए कि बिजनेस स्किल्स आए उन लोगों में जो इसमें ट्रेनीज हो, और उनको एप्टीट्यूड को जगाएं, ताकि वो इन आर्ट्स को फिर एज बिजनेस की तरह ले सकें। तो कुछ लैंग्वेजिंग आर्ट जो हैं, जैसे ग्लेज, टाइल्स, सिल्वरवेयर एंड फ्लीग्री, इनको सबसे पहले लिया जाएगा रिवाइवल के लिए, मतलब सबसे पहले इन्हीं पे ध्यान दिया जाएगा। और जो ट्रेनीज है इसमें, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा 2000 पर मंथ के रेट पे। यहां पे देखिए आपकी जो ये स्कीम है, इसका सबसे बड़ा विजन क्या है, ये चाहता क्या है कि जो मास्टर क्राफ्ट्समैन है ना, जो पुराने, जो बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन हैं, उनके जो स्किल्स हैं वो यंगर जनरेशन में चले जाएं, ताकि फिर यंगर जनरेशन भी इस क्राफ्ट को, जो ये लैंग्वेजिंग क्राफ्ट्स हैं, इनको आगे चला सकें। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम जो हम पढ़ेंगे वो है क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिसंस एंड वीवर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर। तो देखिए 2020 से पहले क्या था कि दो स्कीम्स थी, दोनों सेक्टर में अलग अलग। दोनों किस लिए थी? ताकि उधार ले सकें, अवेल कर सकें जो आर्टिसंस और वीवर्स हैं। कौन कौन सी स्कीम थी? क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिसंस, ये ऑब्वियसली हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में थी, और माइक्रो क्रेडिट प्लान स्कीम फॉर वीवर्स इन हैंडलूम सेक्टर। 2020 में इन स्कीम्स का नाम भी चेंज कर दिया और इनको मर्ज कर दिया, और ये जो नई स्कीम है ये बनाई गई, क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिसंस एंड वीवर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर। तो ये जो स्कीम है किस लिए बनाई गई? टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली असिस्टेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या है कि जिस आर्टिसन को या वीवर को जितना लोन चाहिए, उतना लोन लगभग उनको मिल जाए और टाइमली मैनर से मिल जाए। ये नहीं कि उनको 10-10 साल लोन के पीछे लगाना पड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, मतलब बैंक्स या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे इनको लोन मिले, ताकि इनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट, जो इनको लोन चाहिए होता है, वो पूरी हो जाए, और ये पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकें और वर्किंग कैपिटल में भी लगा सकें। इन्वेस्टमेंट मतलब जो मशीनरी वगैरह खरीदनी होगी, और वर्किंग कैपिटल मतलब अगर ले मैन लैंग्वेज में बोलें तो जो डे टू डे बिजनेस में खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। लेकिन आपको तो अकाउंट्स भी पढ़ना है, इसलिए आपको मैं टेक्निकल जाऊंगा। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो करंट एसेट्स होते हैं उनमें से जब हम करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो जो बच जाता है वो होती है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो दोनों के लिए ये पैसा लोन ले सकती हैं आर्टिसंस और वीवर्स इस स्कीम के तहत। तो आर्टिसंस और वीवर्स को कितना लोन मिलेगा? इसमें 2 लाख तक इनको लोन मिल सकता है, और जिसकी जो इंटरेस्ट सब्सिडी होगी वो 7% की होगी, और लोन का जो टेन्योर होगा वो 5 साल का होगा। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर कोऑपरेटिव्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसे हमने पीछे देखा कि जो कारखानदार स्कीम है उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि कलेक्टिवाइज करना। तो जब कलेक्टिवाइज हो जाते हैं ना, जो आर्टिसंस होते हैं, वीवर्स होते हैं, तो वो कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, उसके लिए स्कीम बनाई गई है। ठीक, ये जो स्कीम बनाई गई ये भी 2020 में ही लॉन्च की गई, और इससे पहले जो स्कीम चल रही थी ऐसी मैनेजेरियल सब्सिडी स्कीम, उसको रिप्लेस किया गया इस स्कीम से। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत भी फाइनेंशियल सपोर्ट ही मिलेगी, लेकिन किनको मिलेगी? जो ऊपर वाली स्कीम थी वो मिलती थी इंडिविजुअल्स को, ये वाली स्कीम जो है ये मिलती है कोऑपरेटिव्स को या सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो है 1 लाख तक का इनको लोन मिलेगा, पैसा मिलेगा, और जो 2 सालों के लिए मिलेगा। ठीक है, यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि ये जो दोनों स्कीम हैं ये रिकमेंडेशंस की गई थी किसमें? जम्मू एंड कश्मीर वूल एंड हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम पॉलिसी जो 2020 में आई है,
उसके तहत मतलब उसमें रिकमेंडेड था कि कुछ ऐसी जो है स्कीम्स गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स लॉन्च कर दी। ये जो जम्मू एंड कश्मीर वूल प्रोसेसिंग हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम पॉलिसी 2020 है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ स्कीम्स देखेंगे। नेक्स्ट जो स्कीम है वो वीवर्स के लिए है, मतलब वो हैंडलूम डिपार्टमेंट की स्कीम है, जो है प्रधानमंत्री वीवर मुद्रा योजना। ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जो जम्मू एंड कश्मीर में हैंडलूम डिपार्टमेंट जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। ये किस लिए बनाई गई है? ताकि टाइमली क्रेडिट मिले 2 लाख तक का। किनको? ऑब्वियसली वीवर्स के लिए है, तो वीवर्स को, ताकि उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट, जो उनको लोन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी हो जाए। देखिए क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे वीवर्स होते हैं ना, वो आउटसाइड द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम होते हैं, मतलब उनके बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं, तो उनको क्या हो जाता है, वो मजबूर हो जाते हैं कि वो इनफॉर्मल सोर्सेज से जो लोन है वो ले सकें। तो इनफॉर्मल सोर्सेज से मसला क्या होता है? एक तो इनफॉर्मल सोर्स जो होते हैं उनका कोई खाता नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता है गवर्नमेंट के साथ। दूसरा है कि वो पूरी तरह फंड भी ज़रूरी नहीं है दे सकें इनको। तीसरा ये हो सकता है कि उनकी इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो, वो इनको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, आपने देखा है मूवीज़ वगैरह में भी। तो क्या होता है कि ये जो गैप है, कौन सा गैप? जो छोटे छोटे वीवर्स हैं और फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम जो है, उनमें जो गैप है उसको पूरा करने के लिए ये जो स्कीम है वो लाई गई है। दूसरा इसका एम क्या है कि जो यंग एस्पायरिंग पर्सन्स हैं, जो जवान लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बने, मतलब वो अपनी फैमिली में से पहले जनरेशन के ऐसे लोग बने जो बिजनेस खोलें, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस खोलें या उनको एक्सपेंड करें, तो उनको कॉन्फिडेंस मिले, मतलब उनको पैसा मिले यहाँ से और वो कॉन्फिडेंटली अपना बिजनेस खोल सकें। समझ आ रही है? नेक्स्ट जो स्कीम है वो है राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना। ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी 2008 में, और इसका मकसद क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। लेकिन यहां पे ख्याल रखना, फाइनेंशियल असिस्टेंस तो प्रोवाइड की जाए, लेकिन किन को? लीड एजेंसीज को, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हों, कुछ पीएसयूज हों, उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए, जिनको बोला जाएगा उद्यमी मित्राज। और वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेंगे? वो असिस्टेंस देंगे, वो मदद देंगे और हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। और मतलब जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, कैसे लिखना सिखाया जाता है, जो पापा होते हैं, माँ होती हैं, वो उनको हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं, वैसे ही हैंड होल्डिंग सपोर्ट दी जाए। किनको? जो पोटेंशियल फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जिनकी फैमिली में से कोई बिजनेसमैन नहीं है, फार्मर्स रहे हैं हमेशा, वीवर्स रहे हैं हमेशा, तो जो फर्स्ट जनरेशन, जो नए लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिले, मतलब उनको अच्छी तरह एक बच्चे की तरह उनको सिखाया जाए। समझ आ रही है आपको? तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर ये जो उद्यमी मित्रा है उसकी बात करें, जो साइकोप है वो बनाया गया है उद्यमी मित्रा जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। और ये जो प्रोग्राम है, स्कीम है, ये लॉन्च की गई थी 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में और 2019-20 तक ये चलनी थी। इसमें क्या था? इसका जो एम था वो क्या है कि टू फॉलो नीड बेस्ड अप्रोच, मतलब जहां पे जरूरत हो वहां पे जो है काम किया जाए, वहां पे देखा जाए कि क्या जरूरत है और उसी हिसाब से वहां पे असिस्टेंस दी जाए फॉर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम। और जो मतलब हैंडलूम्स हैं, हैंडलूम सेक्टर है, उसकी होलिस्टिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो और वेलफेयर ऑफ हैंडलूम वीवर्स, और जो हैंडलूम वीवर्स हैं उनका भी वेलफेयर इस स्कीम के तहत किया जाए। जो स्कीम है ये सब वीवर्स को हेल्प करेगी, जो विद इन या आउटसाइड जो कोऑपरेटिव फोल्ड है, मतलब जिनके कोऑपरेटिव्स वगैरह नहीं हैं, है ना, जो कलेक्टिवाइज नहीं हुए हैं, उनको भी हेल्प करेगी, और जो कलेक्टिवाइज हैं उनको भी हेल्प करेगी, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एनजीओज वगैरह हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह भी इस प्रोग्राम के तहत मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो जम्मू एंड कश्मीर की है उसके बारे में। वूलन टेक्सटाइल मतलब जो शीप से वूल निकलता है और उससे फिर कपड़ा जो बन जाता है उसको बोला जाता है वूलन टेक्सटाइल। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द कंट्री है। और अगर हम 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 7,218 मैट्रिक टन्स ऑफ वूल जम्मू एंड कश्मीर में
प्रोड्यूस हुआ था, जो पूरी कंट्री में जो प्रोड्यूस हुआ है उसका 18.1% बनता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद एक स्टेप में प्रॉब्लम आती है, वो क्या है? वूल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। वूल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ जम्मू में बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लगभग पूरा जो वूल है, जो रॉ वूल होता है, उसको प्रोसेसिंग के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और जो एक्सपोर्ट हो जाता है मतलब बाकी स्टेट्स में एक्सपोर्ट हो जाता है, और बाकी स्टेट से फिर एनहांस्ड प्राइस पे वो हमें फिर वापस लेना पड़ता है, जिसके फिर शॉल्स वगैरह हम बनाते हैं। समझ आ रही है आपको? यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में जो एक्सपोर्ट होना है वो थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या कि रॉ वूल जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ता है हमें, और फिर एक्सपोर्ट करके हमें वो एनहांस्ड वैल्यू पे मिलता है, महंगा मिलता है वापस, फिर उसके जाके हम शॉल बनाते हैं, फिर जाके हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होती है ना। और लगभग 70% वूल जो है रॉ फॉर्म में, उसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर का जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वूल प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी है, इससे भी ज़्यादा वूल प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट है वो कम है, तो उसकी वजह से आपको पता है कि ऐसा नहीं होगा जब तक अच्छी तरह स्कीम्स वगैरह नहीं लाएंगी। जम्मू एंड कश्मीर की शीप पॉपुलेशन की बात करें तो 3.1 मिलियन शीप पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, जो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का 5% बनता है, शीप पॉपुलेशन का, इंसानों की पॉपुलेशन का नहीं। और जम्मू एंड कश्मीर में एक टाइप का वूल बनता है जो जम्मू एंड कश्मीर का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, मतलब एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर का वूल ज़्यादा बिकता है। वो क्या है? मेरिनो वूल, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट वूल होता है और रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो जाता है शॉल और कारपेट्स बनाने के लिए। लगभग 2 लाख लोग जो हैं वो शीप रियरिंग में लगे हैं, फिर इन्हीं शीप से जो वूल निकलता है। जम्मू एंड कश्मीर में 2 इंपॉर्टेंट वूल एंड टेक्सटाइल फैसिलिटीज़ हैं, एक है करण नगर में और दूसरी है बिमना में, दोनों श्रीनगर में हैं। अब हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर वूल प्रोसेसिंग हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, जो 2020 में लॉन्च की गई है। तो इसका जो विजन है वो क्या है? टू इवॉल्व ए रोड मैप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वूल, सिल्क, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इसके 2 मतलब हम देख सकते हैं। एक तो जो इनकम हो, इनकी जो लोग इस सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं उनकी जो इनकम है वो सस्टेन्ड रहे, वो ये ना हो कि 1 साल कमाएं, दूसरे साल में बर्बादी, फिर तीसरे साल कमाएं और चौथे साल में बर्बादी, ऐसा ना हो। उनकी इनकम जो है वो सस्टेन्ड रहे, ठीक है, बहुत देर तक चले, वो अपनी ज़िंदगी आराम से इस इनकम पे गुजार सकें जो इनको हैंडीक्राफ्ट, वूल, सिल्क, हैंडलूम सेक्टर से मिले। दूसरा मतलब इसका है एनवायरनमेंट के एंगल से, कि ऐसी डेवलपमेंट हो कि एनवायरनमेंट पे गलत असर ना पड़े। दूसरा क्या है? टू प्रिजर्व द रियर स्किल ऑफ क्राफ्टमैन, जो क्राफ्टमैन है जिनके हाथों में स्किल है, क्राफ्ट्स बनाते हैं अच्छे अच्छे, उनके स्किल्स को प्रिजर्व किया जाए, बचाया जाए। किस लिए? ताकि उनकी प्रॉस्पेरिटी हो और उनकी सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। समझ आया? इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉलिसी के वो क्या क्या हैं? टू मैक्सिमाइज नेट इनकम ऑफ वूल इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद टू एनकरेज सेटिंग अप ऑफ वूल एंड सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसे हमने पीछे देखा कि यहाँ पे वूल प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत ही कम है, तो एनकरेज किया जाएगा, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे लोगों को जो ये काम करेंगे। उसके बाद टू रिस्ट्रक्चर वूल एंड सिल्क सेक्टर टू मेक इट मोर वायबल एंड कॉम्पिटिटिव, मतलब जो वूल और सिल्क सेक्टर है उसमें जो परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश किया जाए, इसमें जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाए ताकि इसको मोर वायबल मतलब प्रॉफिटेबल और कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। उसके बाद अंडर वेलफेयर मेजर्स इनिशिएट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेंसस, मतलब एक सेंसस किया जाए जिसमें पूरे जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में लोग हैं उनका पूरा जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास हो, ताकि जो पॉलिसीज वगैरह हो, स्कीम्स वगैरह हो, उन्हीं के हिसाब से फिर इंप्लीमेंट की जाए। उसके बाद टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम प्रोडक्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? मेगा क्राफ्ट सिटी बनाएंगे, एक जम्मू में और एक कश्मीर में, और वो किसके अंडर बनेंगे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, जॉइंट वेंचर के तहत, स्टैंड अलोन मॉडल्स वगैरह के तहत। उसके बाद जो वेलफेयर है वीवर्स और क्राफ्ट्समैन का, उस वेलफेयर की तरफ ख्याल किया जाए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू एक्सपोज हाईली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन वीवर, जो मतलब बहुत स्किल्ड लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, उनको नए डिज़ाइन इनोवेशन के साथ उनको एक्सपोजर दिया जाए, उनको दिखाया जाए कि नया डिज़ाइन क्या है, नई जो इनोवेशन हुई है इस काम में वो क्या है। कैसे? उनको लिंक किया जाएगा जो क्राफ्ट एंड कारपेट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, इनके साथ उनको जोड़ा जाए। ट्रेनिंग हो सकती है, इंटर्नशिप, जैसा भी कुछ भी हो सकता है, इनके साथ इनको जोड़ा जाएगा ताकि इनको एक्सपोजर मिले।
और इसका एक और एम है कि फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी डॉलर जो है वो हम इससे अच्छी तरह कमा सकें। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है इसका टाइम पीरियड जो है वो 10 ईयर्स है, मतलब 2030 तक ये चलेगी। इसमें क्या है कि बहुत सी जो स्ट्रेटजीज है वो अडॉप्ट की जाएंगी, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉ मटेरियल बैंक्स, क्रिएशन ऑफ रिवॉल्विंग फंड्स, डिक्लेरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर वूल एंड सिल्क प्रोसेसिंग, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, रिवाइवल ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्री, पश्मीना एटसेट्रा। उसके बाद बहुत से इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एग्जाम के एंगल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो मैं ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इस पॉलिसी का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके उसको डाउनलोड करिए और अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब और नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर में जो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में। और वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट इंडस्ट्री जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो है सिल्क इंडस्ट्री। कश्मीरी सिल्क गुड्स जो हैं वो दुनिया में रिनाउंड हैं, मानी जाती हैं फॉर क्वालिटी, कलर और शेड के लिए। ऐसा माना जाता है, ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंस हैं जिससे ये पता चलता है कि सिल्क फैब्रिक्स जो बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो एक्सपोर्ट किए जाते थे पर्शियन, ग्रीक्स और रोमन एम्पायर में, और जो मुगल्स थे वो भी पेट्रोनाइज मतलब इस जो इंडस्ट्री है इसको काफ़ी सपोर्ट किया करते थे जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर फेमस है जो बेस्ट क्वालिटी बाइवोल्टीन सिल्क बनता है ना उसके लिए, और एक दूसरी क्वालिटी होती है वो होती है मल्टीवोल्टीन, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता। तो जम्मू एंड कश्मीर में बाइवोल्टीन सिल्क बनता है, वो बहुत अच्छा सिल्क होता है। अभी अगर हम देखेंगे तो करंटली सेरीकल्चर जो होता है, मतलब जो पूरा ये सिल्क रेयरिंग वगैरह जो होता है उसको बोला जाता है सेरीकल्चर। यहाँ पे सिल्क का काम होता है, मतलब सिल्क वॉर्म जो होता है उसको पालने का, वहाँ से सिल्क निकालने का काम होता है, सेरीकल्चर उसको बोला जाता है। तो ये एक सब्सिडरी इनकम की तरह काम किया जाता है, सब्सिडरी सोर्स ऑफ इनकम की तरह, मतलब मेन ऑक्यूपेशन लोगों का कुछ और होता है लेकिन इसको भी साथ साथ चलाते हैं। और ये लगभग 30,000 फैमिलीज को, लगभग पूरे जम्मू एंड कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 30,000 लोग इसमें लगे हुए हैं, मतलब टोटल 30,000 लोग। और उधमपुर, राजौरी, कठुआ, अनंतनाग, बांडीपोरा, बारामूला और कुपवारा जो हैं वो मेजर कुकून प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हैं। उसी कुकून से फिर जो सिल्क वॉर्म है वो कुकून बनाता है और कुकून से फिर सिल्क निकाला जाता है। जम्मू एंड कश्मीर की पहली सिल्क लेयरिंग फैक्ट्री, मतलब कुकून से जब सिल्क निकाला जाता है उसको बोलते हैं रीलिंग। तो पहली सिल्क रीलिंग फैक्ट्री कब बनी थी? वो बनी थी 1897 में। कहाँ पे? सोलीना रामबाग जो श्रीनगर में आता है वहां पे। और ये किसकी मदद से बनाई गई थी? सर थॉमस वर्डल की मदद से, जो था प्रेसिडेंट ऑफ सिल्क एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बहुत पुरानी फैक्ट्री है ये। और सिल्क इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए इस फैक्ट्री को फिर से खोला गया, क्योंकि ये बंद पड़ी थी, सिल्क इंडस्ट्री डूब चुकी थी ऑलमोस्ट। तो इसको फिर से ओपन किया गया ताकि इसको फिर से अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए सिल्क रीलिंग के लिए। और इस फैक्ट्री को हेरिटेज का स्टेटस भी मिला 2017 में, और इसको फिर अपग्रेड भी किया, नई मशीनरी इसमें लगाई गई। और इससे जो यार्न प्रोड्यूस होता है इससे, और जम्मू में एक जो सिल्क रीलिंग फैक्ट्री है उससे जो यार्न प्रोड्यूस होता है वो बेचा जाता है फिर गवर्नमेंट सिल्क वीविंग फैक्ट्री राजबाग में, जो 1937 में हरी सिंह ने एस्टेब्लिश की गई थी। और वहां पे इसको फाइनली फिर प्रोसेस किया जाता है और टेक्सटाइल मतलब कपड़ा इसका बनाया जाता है। सिल्क इंडस्ट्री में जो एक स्कीम लॉन्च की गई है उसका नाम है सिल्क समग्रा स्कीम। ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री है। मतलब इसकी वजह से क्या होता कि सिल्क इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की जाएगी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 3 सालों के लिए लॉन्च की गई थी, 2017 से 2020 तक। और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि सिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। कैसे? क्वालिटी को इंप्रूव करके और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करके। और उससे क्या हासिल किया जाए? उससे ये हासिल किया जाए कि जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, पुअर लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उनकी एम्पावरमेंट की जाए और वो सेरीकल्चर में अपना योगदान दे सकें, और उसकी वजह से उनकी भी जो है मतलब जो इनकम वगैरह है वो इंक्रीज हो जाए। और ये जो सिल्क समग्रा स्कीम है इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड। और जम्मू एंड कश्मीर में रिसर्च, ट्रेनिंग और एक्सटेंशन की नीड्स को पूरी करने के लिए, मतलब सिल्क इंडस्ट्री की रिसर्च, ट्रेनिंग वगैरह को पूरी करने के लिए
सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने क्या किया है, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है पामपोर में, और वो कब बनाया गया था, 1994 में। ठीक है, तो ये था सिल्क इंडस्ट्री के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट इंडस्ट्री देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आप ये कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करके आज तक जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं और जितनी भी आगे एग्जाम तक बनाएंगे उन सारी वीडियोस का कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब पढ़ेंगे हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, मतलब वो इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल जंगलों से आता है, फॉरेस्ट से आता है, उनको बोला जाता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे बैट मेकिंग है कश्मीर में, वैसे ही जैसे फर्नीचर होता है, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। और जम्मू एंड कश्मीर यूटी का हमें पता है कि लगभग आधा हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर है। और फॉरेस्ट स्पीसीज जो हायर अल्टीट्यूड, ज़्यादा ऊंचाई पे जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं वो है कॉनिफर्स, वो पेड़ जिनके पत्ते बहुत पतले होते हैं और नोकीले टाइप होते हैं, और वो पत्ते जो हैं वो सर्दियों में अपना कलर या ऑटम में अपना कलर भी नहीं बदलते हैं और ना ही झड़ते हैं। हम बोल सकते हैं ये लगभग एवरग्रीन होते हैं। और जो लोअर एल्टीट्यूड्स में पेड़ पाए जाते हैं वो पाइन होते हैं और डेसिडुअस ब्रॉड लीव्स। इनके पत्ते जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, नॉर्मल पत्ते जो हमें इमेजिनेशन में आता है पत्ता वही होता है, और ये पत्ते ऑटम में अपना कलर भी बदलते हैं और गिर भी जाते हैं। ठीक है, दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू नंबर ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। पेपर, पल्प, मैच, डेलिकेट बॉक्सेस, स्पोर्ट्स गुड्स जैसे क्रिकेट बैट, फर्नीचर, जॉइनरी, टॉयज, आर्टिफैक्ट्स एंड डेकोरेटिव पीसेस आर सम ऑफ द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज वेल डेवलप्ड इन वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं कि जो वुड है किस्म किस्म का वो किस किस चीज में लगता है। जैसे पॉपुलर वुड जो है वो लगता है मैच इंडस्ट्री में, है ना। बारामूला जो है वो कश्मीर में मैच इंडस्ट्री का हब माना जाता था वक्त पे। उसके बाद पॉपुलर का वुड और विलो का वुड जो लगता है वो बैट के लिए भी लगता है, और ब्रिंगी वुड जो है वो हॉकी स्टिक्स बनाने के लिए लगता है। वॉलनट ट्रीज जो है वो किस लिए लगते हैं, वुड कार्विंग के लिए। जो खूबसूरत खूबसूरत जो दरवाजे देखते हो ना आप होते हैं वो वॉलनट ट्रीज के ही होते हैं। और दीज गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। उसके बाद पामपोर और बरी ब्रह्मना में क्या है, प्लाईवुड, हार्डबोर्ड, चिपबोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। और पल्प रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडमेड पेपर, स्ट्रॉ बोर्ड, कार्डबोर्ड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने पहली बार देखा है कि कश्मीर वैली का एक विलेज है ओखू विलेज, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इंडिया में जो पेंसिल्स बनती हैं ना वो उसका 90% इस छोटे से गांव में बनता है। ठीक है, और यहीं से कुछ एक रॉ मटेरियल निकलता है, स्लेट्स। ये मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। ये स्लेट्स निकलता है और ये लगभग 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो जाता है ना। ये मैंने पहली बार सुना और ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फॉरेस्ट जो है वो हमें टर्पंटीन ऑयल देता है। टर्पंटीन एक किस्म का ऑयल होता है। उसके बाद बहुत से रेजिन्स देता है। रेजिन आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा ऊपर गए होंगे, ऊंचाई में जंगलों में गए होंगे, तो पेड़ों से कुछ एक येलो कलर का कुछ पेस्ट टाइप निकलता है, उसको बोलते हैं रेजिन। ठीक है, वो केमिकल इंडस्ट्री में काम आता है। लैग जो है वो भी एक रेजिन ही है, और वो किस में काम आता है, पॉलिश में, एडिसिव बनाने में, प्रिंटिंग इंक बनाने में, एट्सेट्रा। और ये जो रेजिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो कहाँ पे हैं, वो मीरान साहिब, जम्मू, सुंदरबनी और राजौरी में है। ठीक है, और कश्मीरी कार्वर्स को जाना जाता है, आपको पता है, एक किस्म की सीलिंग होती है जिसको ख़त्म बंद बोला जाता है। आप फोटो में भी देख सकते हैं। इसके लिए कश्मीर के जो कार्वर्स होते हैं वो काफ़ी मशहूर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, या जिसको हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, जिसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ये वो इंडस्ट्री है जिसका रॉ मटेरियल फूड की शक्ल में आता है। कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, फिशिंग से, एट्सेट्रा। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री से इसका जो रॉ मटेरियल है वो आता है।
उसके बाद उस रॉ मटेरियल को, उस फूड को प्रोसेस किया जाता है, जिसमें एम्प्लॉय, पावर, मशीनरी, मैन, मनी लगती है उसमें, उस प्रोसेस में। उसके बाद जो रॉ मटेरियल होता है उस प्रोसेस से गुजर के उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हो जाती है वो चेंज हो जाती है और फिर वो खाने लायक एडिबल बन जाता है और उसकी कमर्शियल वैल्यू होती है ताकि उसको हम बेच सकें। जैसे हम सेब देखेंगे, सेब ऑब्वियसली ऐसे भी खाने लायक होता है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग जो है वो उस सेब को जैम बना देती है ना, तो उसकी फिर वैल्यू जो होती है वो एनहांस हो जाती है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करती है, एग्रीकल्चर वगैरह से रॉ मटेरियल लेके उसको प्रोसेस करती है और दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाती है खाने के लिए। हमें पता है कि प्लेन्स ऑफ जम्मू डिवीजन और कश्मीर वैली के जो प्लेन्स हैं वहां पे क्या किया जाता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में राइस पैदा होता है। तो इन एरियाज में क्या हुआ है कि बहुत सी राइस हस्किंग फैक्ट्रीज बनाई गई हैं, खासकर जो छोटे छोटे टाउन्स हैं इन एरियाज में जहां पे राइस उगती है। राइस हस्किंग फैक्ट्रीज का मतलब क्या है, राइस हस्किंग फैक्ट्रीज मतलब वो फैक्ट्रीज जहां पे राइस जो होती है उसका छिलका निकाला जाता है। तो जो राइस हस्क वगैरह होता है वो भी ज़ाया नहीं होता, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है फैटी ऑयल निकालने के लिए। फिर वो फैटी ऑयल सोप मेकिंग इंडस्ट्री में काम आ सकता है। हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स इन इंडिया है। टेम्परेट फ्रूट्स मतलब जो टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन में फ्रूट्स उगते हैं, जो कश्मीर में फ्रूट्स उगते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेट फ्रूट्स। ये हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरह पढ़ा है। ठीक है, हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर, खासकर कश्मीर जो है वो नंबर 1 इन प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स है, आलमंड्स, वॉलनट और चेरीज है। और जो अदर फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर हैं वो कौन कौन से हैं, एप्रिकॉट, पीच, पेयर, मैंगो, सिट्रस, लीची, पपाया, गावा एटसेट्रा। और हमें यह भी पता है कि सैफरन जो है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ही अभी तक बनता है, वो भी कश्मीर में, जम्मू डिवीजन में थोड़ा सा बनता है, वो कहाँ पे, किश्तवाड़ में। ठीक, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी के लिए। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, अब इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो आगे इस इंडस्ट्री के डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन फिलहाल अच्छा खासा ये कंट्रीब्यूशन करता है जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में। क्या इसमें जैम बनती है, जेली बनती है, जूस, सॉस, केचप, प्यूरी वगैरह बनती है। अगर इस सेक्टर की बात की जाए तो इसमें अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में 4 फूड पार्क्स हैं और 17 फंक्शनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स हैं। फंक्शनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट मतलब जो काम कर रहे हैं, जो चल रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, उनमें से 2 हैं अपनी मंडीज, 3 है टर्मिनल मार्केट्स और 12 जो हैं वो है सैटेलाइट मार्केट्स। 16 फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स जो हैं वो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं। और जम्मू कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो है 37,245 मैट्रिक टन। मतलब कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री मतलब जहां पे खाने को प्रिजर्व करके रखा जाता है। और हमें पता है जम्मू कश्मीर में 3 क्लाइमेटिक जोन हैं, कौन कौन सा, लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन, इंटरमीडिएट जोन और वैली टेम्परेट जोन। जिसकी वजह से क्या होता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमें एक एडवांटेज मिलती है। कैसे कि 3 क्लाइमेटिक जोन हैं और उनमें तीनों क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग टाइप के जो पैदावार होती है, फ्रूट्स की, बाकी चीज़ों की, वेजिटेबल्स की अलग अलग पैदावार होती है। तो उससे क्या होता है, हमें एडवांटेज मिलती है। जब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पैदा होंगी, डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल मिलेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और फूड प्रोसेसिंग और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की जो स्कीम्स है उनको पढ़ेंगे। तो पहली जो स्कीम है फूड प्रोसेसिंग या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में वो है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। इस स्कीम को हमने अच्छी तरह पिछली वीडियो में पढ़ा है, वहां पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ये जो स्कीम है ये इसलिए बनाई गई है कि जो छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनको फॉर्मलाइज किया जाए, मतलब उनको फॉर्मल सिस्टम में, उनको ऑर्गेनाइज सिस्टम में लाया जाए। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि 10,000 करोड़ इस स्कीम के तहत खर्चा जाएगा 5 सालों के लिए, 2020-21 से लेके 2024-25 तक, ताकि जो ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको फॉर्मलाइज किया जाए और भी इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें ये खर्चा होगा। और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच को पढ़ाने के लिए ही मैंने इस स्कीम को यहाँ पे इंक्लूड किया है, वरना पिछली वीडियो में ये मैंने कर दिया था कंप्लीट। तो इस स्कीम से क्या होगा कि हर एक यूटी या स्टेट में क्या देखा जाएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट उसका कोई एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जाएगा
वो फूड प्रोडक्ट क्या होगा, वो फूड प्रोडक्ट वो होगा जो उस डिस्ट्रिक्ट की एक स्ट्रेंथ होगी, है ना। और उसी प्रोडक्ट के लिए फिर असिस्टेंस दी जाएगी ताकि नया फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोला जाए, मार्केटिंग में असिस्टेंस मिलेगी, ब्रांडिंग में असिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में क्या एक टारगेट था 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर में 1537 माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को खोला जाए। अब कितने खुले हैं वो अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये लिस्ट है कि जम्मू एंड कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया गया है अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में है वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस स्कीम का नाम पहले सिर्फ संपदा था, मतलब स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2017 में अप्रूव हुई है। इस स्कीम का एम क्या है? टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट। मतलब क्या है? फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट, मतलब आप देखिए कि जहां से फूड प्रोसेसिंग का रॉ मटेरियल बनता है, कहां पे बनता है? फार्म्स में, है ना, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वगैरह के फार्म्स में। वहां से पूरा आउटलेट तक जहां पे दुकान पे वो बेचा जाता है, उसके बीच में जो सारा सप्लाई चेन है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, उसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मॉडर्न प्रोसेसेस हो, है ना। और उसकी वजह से क्या होगा कि सिर्फ इस सेक्टर की ग्रोथ नहीं होगी बल्कि फार्मर्स की इनकम जो है वो भी बढ़ जाएगी और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। उसके बाद वेस्टेज जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की होती है वो भी कम हो जाएगी। समझ आ रही है आपको? इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि इससे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जैसे हमने पढ़ा पहले ही, मेगा फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, क्लस्टर इंडिविजुअल यूनिट्स बनाए जाएंगे। और उसके बाद टू क्रिएट इफेक्टिव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, लिंकिंग फार्मर, प्रोसेसर्स एंड मार्केट्स। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेसर्स हैं, मतलब जो लोग हैं जो फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस खोल रहे हैं, उनकी बैकवर्ड लिंकेज भी हो और फॉरवर्ड लिंकेज भी हो। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब क्या है कि उनके लिंक्स हो अच्छे फार्मर्स के साथ, मतलब जो उनका रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज। और फॉरवर्ड लिंकेज मतलब मार्केट पे जहां पे उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना है वहां के साथ उनकी बेटर लिंकेज हो, ठीक है। टू क्रिएट रोबस्ट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेरिशेबल्स, जो जल्दी खराब होने वाली चीजें होती हैं फूड प्रोसेसिंग के बाद जो बनती हैं, उनके लिए एक अच्छा सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ताकि वो जल्दी से मार्केट तक पहुंचे और वहां से भी बिक जाएं। समझ आया? उसके बाद इसके कंपोनेंट क्या है? मेगा फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बनाई जाएंगी, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, ऑपरेशन ग्रीन और द कंपोनेंट्स ऑफ PMKSY। ऑपरेशन ग्रीन भी जो है वो इसका एक कंपोनेंट है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जो स्कीम है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और ये जो स्कीम है ये 2021 में इंप्लीमेंट हुई है। और इसका क्या एम है कि इंडिया के फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे ले जाना। किसकी मदद से? जो इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है उसकी मदद से जो इंडिया का फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना और इंडिया का एक खुद का ब्रांड बनाना। और इसमें कितना खर्चा लगेगा जो इस स्कीम के तहत इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में खर्चा किया जाएगा वो कितना है? 10,900 करोड़ रुपए। इस स्कीम का जो टेन्योर है वो कितना है? 6 साल। ये चलेगी 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर से 26 to 27 के फाइनेंशियल ईयर तक। और इसमें क्या किया जाएगा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उन लोगों को दिए जाएंगे, उन बिजनेसेस को दिए जाएंगे जो मॉडर्नाइज होना चाहते हैं और अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना चाहेंगे, ग्लोबल लेवल पे compete करना चाहेंगे। वो कैसे करेंगे कि स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स वो बनाएंगे जिनमें हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ होगा आउटपुट में और वैल्यू एडिशन विद इन इंडिया। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा सेकंड पार्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे इसी के कुछ टॉपिक्स और, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, साइकोप, सिडको वगैरह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और वहां पे हम टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर भी पढ़ेंगे। अब इस स्लाइड पे आपको कुछ करंट इवेंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इनको देखिए। ये पहली स्लाइड है इसकी, अगली स्लाइड पे भी आपको करंट इवेंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मिलेंगे और उसके बाद की स्लाइड पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे।
तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है कि हम वीडियोस बनाने के लिए मेहनत करते हैं, हम डिज़र्व करते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, यानी इसका तीसरा पार्ट या कोई भी नई वीडियो अपलोड करें, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 3। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।